गुज़िश्ता साल 4 रोज़ा जंग हुई, उसको 1 साल मुकम्मल हो गया है। नरेंद्र मोदी को तो और क्या चाहिए था। ये भारत के लिए सबसे बड़ी नाकामी थी कि आपकी अपनी धरती पर एक ऐसी जगह जहां आपके होम मिनिस्टर चंद दिन पहले जाकर के कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया, हमने बिल्कुल साफ कर दिया, सारी चीजें जब बताते हैं, और उसके बाद पहलगाम की उस जगह पर जहां पे कभी घटना नहीं हुई, वहां पर ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत सुरक्षित माना जाता है, और जब उसमें जवाबदेही मांगी जाती है, जब तो जवाब नहीं होता है तो क्या होता है कि साहब नहीं, वो तो पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान ने कर दिया तो क्या आपने पूरे वर्ल्ड के सामने पाकिस्तान उसमें शामिल था इसका सबूत रखा? आपने डोजियर सौंपा, देखा गया नहीं सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक स्टंट था, एक चुनावी स्टंट था, जिसके इस्तेमाल करके कुछ राज्यों में चुनाव जीते गए हैं। एक फेक अकाउंट से की हुई ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बैठकर प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो ये जो भारत के कोर इश्यूज हैं, उनको भारतीय मीडिया क्यों डिस्कस नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का गुलाम है। भारत के मीडिया में जहां पर भी इंटेलेक्चुअल्स और उसकी वो होती है, वहां पर कैसे हर जगह आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के लोग बैठा दिए जाए। पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, मैं खुद इंडिया न्यूज ग्रुप का चीफ एडिटर था, आज मैं नहीं हूँ। जो लोग बोलते थे, जो सच दिखाते थे, वो आज उनको कोई वो नहीं है। वो लोग लाके बैठा दिए गए जो सिर्फ 24 घंटे एक ही चीज झूठ ही दिखाएं, कुछ भी जो नरेंद्र मोदी कह दे वही वो करते घूमे। ये अर्नब गोस्वामी ये बुनियादी तौर पर क्या चीज है? ये आरएसएस के स्कूल से निकले हुए लोग हैं और इनकी फैमिली भी आरएसएस से जुड़ी हुई थी। करप्शन बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है, चाहे राफेल का हो, चाहे दूसरे और हो, चाहे तेजस बनाने का हो, सब कुछ जो भी कुछ इन्होंने बनाया उसमें कहीं ना कहीं गौतम अडानी, कहीं अंबानी, और यही सब आते हैं। अडानी अंबानी के बीच में बस सारा बांटने का काम चलता है, तो उसके कारण से बहुत सारे संकट खड़े हो रहे हैं। अब जो पायलट्स की कमी इसलिए नहीं हो रही कि पायलट्स मिल नहीं रहे, पायलट्स की कमी इसलिए पैदा की गई है क्योंकि अब जो पायलट ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था वो अडानी को सौंपा जा रहा था, और वो सौदा हो गया। अब अडानी पायलट तैयार करेंगे, वो पायलट जाएंगे, जिससे कि हर चीज पे कंट्रोल अडानी का रहे। भारत के सैनिक स्कूल जो होते थे, वो सैनिक स्कूल भी अब अडानी को दिए जा रहे हैं। यानी अब भारतीय फौज जो है ये अडानी फौज बन जाएगी। बिल्कुल अडानी फौज में तब्दील। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। भारत की कई रियासतों में इंतखाबात हुए, कल उनके नताइज सामने आए, और जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एटलीस्ट मेरे लिए थे वो बंगाल के थे, जहां पर तकरीबन 15 साल से बरसर इक़्तिदार टीएमसी को इबरतनाक शिकस्त दी, और पहली मर्तबा बंगाल में बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई। वजूहात क्या है इसकी, इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर केरला, जो भारत की का वाहिद सूबा था जहां पर लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, वहां पर भी नताइज जो है वो नहीं आए जिसकी तवक्को की जा रही थी। और तमिल फिल्मों के एक बड़े मशहूर हीरो विजय जो हैं, उनकी जो नई बनी हुई जमात टीवी के, अगर मैं गलत नहीं, तो उसने 100 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, और अब वो इस पोजीशन में है कि तमिल में वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता साल जो जंग हुई, उसको अब 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस 1 साल में दोनों मुल्क कहां पर खड़े हैं? क्या भारत को इस चीज की रियलाइजेशन है कि 1 साल पहले जो काम मोदी हुकूमत ने किया, उसकी वजह से आज भी ये खित्ता जो है वो हर वक्त एक जंग के दहाने पर खड़ा है? कुछ सीखा है उससे मोदी हुकूमत ने? इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ भारत से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं अजय शुक्ला साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर भारतीय सहाफी हैं, दी प्रिंसिपल इंडिया के एडिटर हैं। अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की दुआएं हैं और आप सबकी बिल्कुल मेहरबानी है। थैंक यू वेरी मच। अजय भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, अब 1 साल हो चुका है भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग गुज़िश्ता साल 4 रोज़ा जंग हुई, उसको 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस 1 साल के अंदर आपको किसी एंड पर यह दिखाई दे रहा है कि मोदी हुकूमत ने रियलाइज किया हो कि 1 साल पहले उन्होंने मिसकैलकुलेट किया चीजों को, और इस 1 साल के अंदर हम जिस तरह की स्टेटमेंट्स भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से देख रहे हैं, एटलीस्ट मुझे तो ये नहीं फील हो रहा कि उन्होंने कुछ रियलाइज किया हो।
आप भारत में बैठकर चीजों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको सिर्फ एक चुनावी स्टंट के तौर पे देखता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक स्टंट था, एक चुनावी स्टंट था जिसके इस्तेमाल करके कुछ राज्यों में चुनाव जीते गए हैं। इससे ऊपर मैं इसकी कोई वक़्त नहीं मानता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान को इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। और जब कोई देश को फायदा ना हो, या देश की आवाम को फायदा ना हो, या जो उसमें बताए जाए कि हाँ ये उसके टारगेट्स थे, ये उसके उद्देश्य थे, वो पूरे हों, तो जब ये कुछ हुए ही नहीं तो वो किया क्यों गया? और क्यों पूरे देश को संकट में डाला गया? देश के अलावा दूसरे भी देश को संकट में डाला गया। आसपास के पूरे दक्षिण एशिया को एक जो है मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया गया। तो ये निश्चित रूप से ये एक नाकामी को छुपाने का सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार लेकिन का लेकिन अजय भाई, कोशिश। नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें उस वक्त की जाती हैं जब आप उससे कुछ अचीव करें। आपको नहीं लगता, मतलब मैं आप जैसे आप है, प्रवीण सानी साहब है और बड़े लोग हैं जो भारत में बैठकर बता रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जिसका भारत ने आगाज किया उसमें क्या नाकामियां भारत को फेस करना पड़ी। तो ये एक नाकामी को छुपाने के लिए आपको नहीं लगता एक और नाकामी उन्होंने अपने गले डाल दी? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, असल में क्या है कि ये हम आप बात कर सकते हैं क्योंकि हम आप समझते हैं, जानते हैं। लेकिन हम दोनों मुल्कों की बात करूंगा मैं, दोनों मुल्क में वो तादाद बहुत बड़ी है जो असल में कुछ समझती नहीं है, और वो अपनी भावनाओं पे और उस पे ऐसे बहक जाती है कि हाँ साहब, हमारे लीडर ने ये कह दिया, हमारे नेता ने ये कह दिया तो बिल्कुल सही कहा होगा। और वो इसको एग्जामिन नहीं करती, उसके फैक्ट्स नहीं चेक करती, और वो उसी में हो जाती है। नरेंद्र मोदी को तो और क्या चाहिए था? आप देखिए, ये भारत के लिए सबसे बड़ी नाकामी थी कि आपकी अपनी धरती पर एक ऐसी जगह जहां आपके जो है होम मिनिस्टर चंद दिन पहले जाकर के कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया, हमने बिल्कुल साफ कर दिया, और सारी चीजें जब बताते हैं, और उसके बाद पहलगाम की उस जगह पर जहां पे कभी घटना नहीं हुई थी, वहां पर ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत सुरक्षित माना जाता था। तो कैसे हो गया? और जब उसमें जवाबदेही मांगी जाती है, जब तो जवाब नहीं होता है, तो क्या होता है कि साहब नहीं, वो तो पाकिस्तान ने कर दिया। चलिए, मैंने मान लिया पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान ने कर दिया तो क्या आपने पूरे वर्ल्ड के सामने पाकिस्तान उसमें शामिल था इसका सबूत रखा? आपने डोजियर सौंपा तो देखा गया नहीं सौंपा। आप क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने देश के तमाम सारे डेलीगेट्स भेज रहे हैं दुनिया भर में, और वो बताएंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। उससे उससे फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि नहीं, हमने बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर यदि कर दिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन लोग हैं, तो वो कहाँ हैं? वो मारे गए? नहीं मारे गए? पकड़े गए? क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर अचानक ही आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया था। साहब, दोनों तरफ से शांति हो गई। फायदा किसका हुआ? न हिंदुस्तान में हुआ, न पाकिस्तान में हुआ। दोनों मुल्क अपनी अपनी तरह से समस्याएं उसको झेल रहे हैं। उसके बाद में यदि आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो कूटनीतिक रूप से कहीं पर भी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो भारत खड़ा कहाँ है? क्या करना चाहता है? क्या संदेश देना चाहता है? अच्छा अजय भाई, आपने ये आपकी गुफ्तगू के जिम्मेदारी अंदर एक बड़ा हमारे देश एक के जी चीफ जी जी आप प्राइम मुकम्मल मिनिस्टर की थी, वो नहीं दे सके। जी। अच्छा, आपने एक बड़ा अहम पॉइंट इसमें उठाया कि सबूत अभी तक भारत पेश नहीं कर सका। मुझे याद है मेरी आपसे इस हवाले से गुफ्तगू हुई, आपने भी ये तासुर दिया कि पहलगाम मोदी अपनी सियासत के लिए कोई फॉल्स फ्लैग कर सकता है। लेकिन आज भारत में उससे सवाल नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो पूछ रहा है कि जनाब 1 साल से ज्यादा वक्त पहलगाम के वाकयों को हो गया है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत आज तक मोदी हुकूमत उसका पेश नहीं कर सकी जिसमें वो ये कह सके कि पाकिस्तान इसमें मुलव्विस था। जब जाहिल जमात हो, सिर्फ डिग्री से कोई काबिल नहीं बन जाता है। जब जाहिल जमात हो, समझना न चाहती हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? एक एक बात को लेकर के भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने उन सारे पॉइंट्स पर खुलकर बोला है। भारत का मीडिया
दिखाता नहीं है। शायद यही वजह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी पिछड़ गया है, नेपाल से भी पिछड़ गया है, बांग्लादेश से भी पिछड़ गया, श्रीलंका से भी पिछड़ गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हकीकत दिखाई नहीं जाएगी, बताई नहीं जाएगी, और जब विपक्ष उस पर सवाल करेगा जो आप कह रहे हैं, तो सवाल पूछने नहीं दिया जाएगा, संसद के भीतर बोलने नहीं दिया गया नेता प्रतिपक्ष को, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को, और हालत यह हो गई कि उस पर सरकार ने 100% झूठ बोला। फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बहुत सारे जायज सवाल उठाए, उन सवाल पर कोई जवाब नहीं, उल्टा उन्हें देशद्रोही बताया जाने लगा, उन्हें कहा जाने लगा ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, ये ऐसे हैं, ये चले जाए, और ये। अब आप सोचिए, सच बोलना यह हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? मीडिया ही, सरकार को करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी को करने की जरूरत नहीं, ये काम मीडिया कर रहा है, जो करना चाहिए बचाव के लिए सरकार को करना चाहिए या उनकी पार्टी को करना चाहिए। नहीं तो यानी उसकी उसकी क्या वजह है कि भारतीय मीडिया अवाम को सच नहीं दिखाता? भारत एक बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ पर ठीक है, कुछ बहुत कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन बहुत मसाइल हैं, लोग परेशान हैं, गुर्बत है, इन्फ्लेशन है, लोगों के पास बेरोजगारी है, रोजगार लोगों को हुकूमत नहीं प्रोवाइड कर सकी। तो ये सारे मुद्दे क्यों भारतीय मीडिया पर डिस्कस नहीं होते? इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि रोज बैठकर एक फेक अकाउंट से की हुई ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बैठकर प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो ये जो भारत के कोर इश्यूज हैं, उनको भारतीय मीडिया क्यों डिस्कस नहीं करता? बिल्कुल सही वजह है कि बात इसलिए नहीं करता क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का गुलाम है, और दूसरी चीज, यहां पर लंबे समय से एक जो प्रयोग किया गया, वो प्रयोग ये किया गया कि भारत के मीडिया में, जहां पर भी इंटेलेक्चुअल्स और उसकी वो होती है, वहां पर कैसे हर जगह आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के लोग बैठा दिए जाए। उसके लिए उन्होंने यहाँ की यूनिवर्सिटीज में, यहाँ के वैसे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबके हेड बैठा दिए इन्होंने आरएसएस से। इसके बाद में जो वहां पे एडिटर्स थे जो इंडिपेंडेंट बहुत सारा बोला करते थे, कहते थे और सब कुछ है, आप वो सारे लोग आज मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। बिल्कुल, आपको रवीश कुमार साहब बाहर हैं, अभिसार शर्मा बाहर हैं, मैं आप बाहर उदाहरण हैं। बताता हूँ। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, मैं खुद इंडिया न्यूज ग्रुप का चीफ एडिटर था, आज मैं नहीं हूं, इसी तरीके से और तमाम सारे लोग हैं। तो अब आप देखिए, जो लोग बोलते थे, जो सच दिखाते थे, वो आज उनको कोई वो नहीं है, और वो लोग लाके बैठा दिए गए जो सिर्फ 24 घंटे एक ही चीज झूठ ही दिखाएं, कुछ भी जो नरेंद्र मोदी कह दे वही वो करते घूमेंगे। अच्छा, वैसे मैं चीजें तो कुछ और डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन आपने चूंकि भारतीय मीडिया को करीब से देखा है, हिस्सा रहे हैं उसका, मुझे अजय भाई ये बताइएगा, ये अर्नब गोस्वामी, ये बुनियादी तौर पर क्या चीज है? ये किस अप्रोच और मेंटेलिटी के साथ बैठकर प्रोग्राम करता है? आप एक चीज समझिए, कोई कोई वो नहीं है, ये सब आरएसएस ने जो तैयार किए, ये आरएसएस के स्कूल से निकले हुए लोग हैं, और इनकी फैमिली भी आरएसएस से जुड़ी हुई थी। अब आप देखिए, रजत शर्मा वो बीजेपी का जो स्टूडेंट विंग है उसी के मेंबर हुआ करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे, तो ये वो उससे है। इसी तरीके से आप आइए, अर्णव गोस्वामी का आपने जिक्र किया, उनका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप और आगे बढ़ जाए, जिसको भी आप देखें, आप जिसका भी नाम ले लें, लगभग लगभग सारे वही लोग हैं। तो जो लोग पहले बैक में थे या इधर उधर थे, उन्हें ला ला करके प्राइम जगह पे बैठा दिया गया, की पोस्ट पे बैठा दिया गया, और जो अच्छे लोग, मेरिट से आए हुए लोग थे, जो मेरिट की बात करते थे, नॉलेज की बात करते थे, उन्हें या तो बाहर कर दिया गया या उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, बस यही। अच्छा अच्छा, मैं मुझे ये भी बताइएगा कि अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि भारतीय फिजाइया को इस वक्त पायलट्स की कमी का सामना है। आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें भारतीय हुकूमत के गलत फैसलों का कितना किरदार है? और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हादसा भारतीय फिजाइया को उसका सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान भारत जंग के अंदर जो कुछ हुआ, उससे हटकर कई जहाज इनके गिरे,
वहां पर करप्शन की बड़ी बात हो रही है, रफाल डील के अंदर, तेजस के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुई उसमें करप्शन की बड़ी बातें हैं। क्या ये वो रीजंस हैं कि आज भारतीय फिजाइया को जो है वो पायलट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, पायलट्स की कमी के और भी बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ ये नहीं है। लेकिन जो ये निश्चित रूप से है कि यहाँ पर जो खरीद हुई है, उन खरीदी में करप्शन बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है। चाहे राफेल का हो, चाहे दूसरे और हो, चाहे तेजस बनाने का हो, सब कुछ जो भी कुछ इन्होंने बनाया उसमें कहीं ना कहीं गौतम अडानी, कहीं अंबानी, और यही सब आते हैं। अडानी अंबानी के बीच में बस सारा बांटने का काम चलता है। तो उसके कारण से बहुत सारे संकट खड़े हो रहे हैं। अब जो पायलट्स की कमी इसलिए नहीं हो रही कि पायलट्स मिल नहीं रहे। पायलट्स की कमी इसलिए पैदा की गई है क्योंकि अब जो पायलट ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था वो अडानी को सौंपा जा रहा था, और वो सौदा हो गया। अब अडानी पायलट तैयार करेंगे, वो पायलट जाएंगे, जिससे कि हर चीज पे कंट्रोल अडानी का रहे। नहीं तो यानी फिर अडानी को पूरा कर। अडानी कभी फिर वो भारत के लिए वो पायलट काम नहीं, मैं करेगा तो आपको अडानी और के लिए बड़ी चीज करेगा? बताऊं। भारत के सैनिक स्कूल जो होते थे, जी। वो सैनिक स्कूल भी अब अडानी को दिए जा रहे हैं। यानी अब भारतीय फौज जो है ये अडानी फौज बन जाएगी, बिल्कुल भारतीय अडानी एयरफोर्स फौज अडानी में एयरफोर्स। तब्दील, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही किया जा रहा है। नहीं तो फिर इसमें भारतीय सवाल नहीं कर रहे कि आपने 2019 में जब पाकिस्तान ने अभिनंदन का जहाज गिराया तो मोदी ने सुन कहा कौन कि रहा है? रफाल होता तो बहुत हम बेहतर परफॉर्म करते। पाकिस्तान ने रफाल भी तबाह किए, उसके बाद बजाय इसके कि चीजों को बेहतर किया जाता, आप जिस तरह इंडिकेट कर रहे हैं ये तो बड़ी मतलब वो चीजें हैं जिनके ऊपर लोगों को बहुत कंसर्न होना चाहिए। तो लोग पूछ नहीं रहे मोदी हुकूमत से कि क्या कर मैं रहे हैं? आप आपसे कह तो रहा हूं, यहां तो हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं, यहाँ हिंदू ईसाई में फंसे हुए हैं साहब। यहां पर तो सिर्फ इतने पे हो रहा है, सब चुनाव भी ऐसे हो रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल का अभी चुनाव का नतीजा देख लीजिए, आप जिस तरह से है। आप असम के चुनाव का नतीजा देख लीजिए, दोनों हिंदू मुस्लिम पे ही हुए हैं। घुसपैठिया कहा गया मुसलमानों को, और उनको जिस तरीके से वो किया जा रहा है, इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। केरल में ईसाइयों को और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। तो यही तरीका है। इसी कारण से उस केरल में जहां पर बीजेपी कभी नहीं आती थी, वहां पर भी वो 3 सीटें लेके आ गई। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि ये हालात पैदा कर दिए हैं इन्होंने। हालांकि मैं भारत के, दक्षिण भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो काफी हद तक सच समझते हैं और इसलिए इनको उस तरह से एकोमोडेट नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी तादाद तो दूसरी तरफ है, और जो दूसरी तरफ, इसीलिए ये अभी एक बिल लेकर के आए थे, स्पेशल सेशन बुलाया था उसके लिए। हालांकि अपनी साजिश में नाकाम हो गए, लेकिन ये यही करते हैं। लेकिन उसके बदले दूसरा माहौल बना दिया कि नहीं साहब, उसी के साथ में एक आड़ में वुमेन रिजर्वेशन का बहाना लिया। तो ये है इनका। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने बंगाल का और केरला का जिक्र किया, पहले तो बंगाल की बात करें। मुझे करेक्ट भी करिएगा अगर मैं गलत हूं, कुछ 27 लाख वोटर्स को भी इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट से निकाला गया। और ममता बनर्जी के हवाले से कम यहां पर बैठकर जितना मैंने देखा मामला को, मेरे पास तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो वहां पर बैठकर आपके पास से, इतनी बुरी शिकस्त के 3 मरतबा का मुसलसल इक्तदार, और अब बीजेपी पहली मर्तबा बंगाल में जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है 200+ सीट्स के साथ। पहली बात तो थोड़ा करेक्ट कर दूं, वोटर्स जो हटाए गए वो 91 लाख हैं। ओके। यानी 91 लाख वोटर हटाए गए। इसके बाद में जो एलिजिबल वोटर थे, जिन्होंने पहले डाला था, जो रूल्स के मुताबिक थे एलिजिबल, लेकिन उन्हें ये कहा गया, ये जो है तार्किक रूप से समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। इस नाते 27 लाख को, जो एलिजिबल वोटर थे, उन्हें रोक दिया गया। ओके ओके। 27 लाख को, 27 लैक्स। और उसके बाद में आप देखिए, जो बंगाल में ममता बनर्जी के हार का और बीजेपी के जीत का जो टोटल वोट का अंतर है, वो अंतर है 8 लाख के करीब का वोट का। अच्छा। 27 लाख जब आपने वोटर्स रोक लिए, तो अब आप समझ लीजिए। अच्छा, उन 27 लाख के मामलों को सुनने के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसने, आप उदाहरण के लिए देखिए, करीब 1500,
1400 समथिंग वोटर्स का जो रिवीजन हुआ, उनके पेपर्स को चेक किया गया, सब किया गया, उनमें 99.6% वोटर बिल्कुल सही थे। यानी यदि 27 लाख की बात करें तो लगभग 27 लाख वोटर सब सही थे। इसका एक उदाहरण बता देता हूं। उसी पश्चिम बंगाल में फरक्का सीट से कांग्रेस के एक जो है प्रत्याशी जीते हैं, मुस्लिम है, उनका नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से और उनका इसी में डाल दिया गया 27 लाख वाले में। कांग्रेस पार्टी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि आप बताइए, ये सिर्फ मतदाता नहीं है, इनकी कई पीढ़ियां वोट देती हुई आई हैं और उनका आप वोट वो कर रहे हैं। तो वो हर एक को तो ट्रिब्यूनल कहते थे, ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल जब फैसला करेगा तब आप डालिएगा वोट। अब ट्रिब्यूनल ने तो आज तक कोई फैसले नहीं किए, वही जो बताया 1400 किए थे, उसके अलावा नहीं। तब कांग्रेस की उस विशेष रिक्वेस्ट पे उस पर एक आदमी का उसका वोट वो फिर से वाजिब और वो शख्स इलेक्शन भी जीता है। मैं इसीलिए उसका जिक्र कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। कि अब आप ये देखिए, यदि होता तो आप बताइए, वो 27 लाख में पड़े रहता, सुनवाई नहीं होती, और जब कब सुनवाई होकर डिसीजन आता तब तक तो चुनाव ना खत्म हो गया था। अब आप सोचिए 27 लाख, जब में से मैं कहता हूं 20 लाख भी यदि सही है तो हार जीत का अंतर तो डिसाइड कर दिया। और इनमें सबसे बड़ी बात, इनमें मुसलमान है, इसमें 80% से अधिक मुसलमान है। तो अब आप इससे समझिए कि यानी मुसलमानों को किस तरह से वो करना है। अब ममता बनर्जी की सीट पर देखिए, वो हारी है, उनके घर की सीट, वो 15,000 वोट से हारी है और उनके ही सीट पर 51,000 वोट काटा गया है, 51,000 वोट काटा गया है। अब आप इससे समझ लीजिए कि 51,000 वोट काट दिया गया, 15,000 से आप जीत गए। यानी जो स्ट्रेटेजी बिहार में थी वही सिमिलर स्ट्रेटेजी यहां पर है, जो स्ट्रेटेजी दिल्ली में थी। असम में दूसरी थी। असम में जो वोट काटने का तो थोड़ा ही है, लेकिन वोट काटने के साथ साथ वो तो वोट तो मुसलमानों के हर जगह काटे गए, मैं पहली बात कर दूं क्लियर। और ये एक टारगेट लेके चला जाता है। इससे क्या है, दो चीजें, भावनाएं भड़काई जाती, देखो ये तो अवैध लोग हैं, यही तुम्हारा हक मार रहे हैं। तो ये अब असम में जो इन्होंने डिलिमिटेशन किया वो मनमानी ढंग से किया। जम्मू कश्मीर में और असम में एक साथ डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू कश्मीर के लिए रूल्स अलग थे और असम के लिए अलग थे, और असम में जिस तरह से किया उसके कारण ये असम जीते। कोई ये असम फेयर चुनाव नहीं जीते। और फिर मुस्लिम वोटर्स को और फिर धमकाना, बाकी तो अलग चीजें हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल ठीक। तो अब मैं जी 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 आप मुकम्मल करें। मैं इसी पे अभी आता हूं। जो तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 97 लाख वोट काटे गए, मतलब पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा। तो ये आप समझ सकते हैं कि 97 लाख वोट काटे गए, और वो वोट इस ढंग से काटे गए कि लोगों की हार, और वो एक बड़ी वजह बनी। लेकिन जो विजय है, जिन्होंने अपनी जमात कुछ अर्सा पहले बनाई, आज मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था, गालिबन उनके ड्राइवर का बेटा भी उनकी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर अब असेंबली मेंबर बना है। एक तो मुझे ये बताइएगा, सिंपल मेजोरिटी तो नहीं उनकी पार्टी को मिली, वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जो तगोदो कर रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे। सेकेंडली, एक वाहिद सूबा तमिल था जहां पर आपके पास लेफ्ट की गवर्नमेंट मौजूद थी, अब तो वो सारा सिलसिला खत्म कर दिया। नहीं, आप एक चीज समझिए, सिलसिला नहीं खत्म हुआ। मैं फिर भी तमिलनाडु और केरल की आवाम को निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं, थैंक्स करता हूं। रीजन ये है कि उन्होंने उस नफरत वाली विचारधारा को नहीं जिताया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आपस में जो जो चीजें थी, हाँ, उसको अगर अप्रोच की का इख्तलाफ था तो उन्होंने बीजेपी के उस झूठे नैरेटिव को बाय नहीं किया। बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी काफी लंबे समय से थी, उसके कारण से वहां लोग चेंज चाह रहे थे। और चेंज में एक वायदा किया उसने, विजय ने, कि मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उसने राहुल गांधी के हवाले से कहा कि वो उसको पसंद करते हैं, राहुल गांधी को पसंद करते हैं। और उन्होंने कहा कि वो यहां पर तमिलनाडु में कांग्रेस बनेंगे।
राहुल गांधी को उन्होंने आइडियल बताया था। इस कारण से वहां पर उन्हें जो है मदद मिली। हालांकि राहुल गांधी चाहते थे कि उसके साथ, वो चाहते थे दोनों लोग अलायंस हो, लेकिन डीएमके उस समय तैयार नहीं हुई। और चूंकि डीएमके कांग्रेस का पुराना पार्टनर था, इसलिए कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया उसको। बिल्कुल ठीक। और तो आखिर में ये यही बताइए, वजह क्या है। जो चार चार अब नशिस्तें नहीं, गालिबन अब लास्ट केरल का और जान लीजिए। केरल जी का इसलिए जानना जरूरी, जो लेफ्ट का आखिरी जो था, मतलब स्टेट था जहां पर वो थी, वहां पर भी वो हारी। उसकी वजह जानिए कि वहां पिनराई विजयन जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी से अंदर खाते हाथ मिला लिए। ओके। उन्होंने गौतम अडानी को और सबको पूरी तरीके से वहां एक्सेस दे दी। आज वहां के केरल के सारे एयरपोर्ट्स, वहां की जो पोर्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में एनओसी देने का काम उन्होंने ही किया, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सब कुछ सौंप दिया। इस कारण से लोग देख रहे थे यहाँ के जल जमीन जंगल सब सौंप रहे हैं उनको, इसलिए उन लोगों ने उसे नकारा। उधर राहुल गांधी बहुत यकीनी है वहां पर। और वैसे तो लोग ये कहते हैं वायनाड चूंकि मुस्लिम बाहुल है इसलिए राहुल गांधी जीतते हैं, क्योंकि मुसलमान उन्हें प्यार करते हैं। ऐसी सिर्फ वजह नहीं है। लोग, यदि यही होता तो सात की सातों सीटें वहां पर कांग्रेस नहीं जीतती। तो वायनाड से प्रियंका गांधी इस समय सांसद है, पहले राहुल गांधी थे। तो वो सीट जो है कि सात विधानसभाएं असेंबली है, और सात की सातों कांग्रेस ने जीती है। इसके अलावा भी और जो है, और वहां पर जो इंडियन मुस्लिम लीग है, उस पार्टी के साथ में कांग्रेस का ही अलायंस है। इसको लेकर के पिनराई विजयन ने वहां नफरत बोने की कोशिश की, जिस केरल में कभी नहीं होती थी, कि कांग्रेस तो ईसाइयों और मुसलमानों की पार्टी है, और इसलिए तो यानी वो बीजेपी के ट्रेंड पर चलने लगे। और उन्होंने ये संदेश दिया था, या तो हमें वोट दो या बीजेपी को दे देना। तो यही वजह है। वहां पर सबसे, जैसे ममता बनर्जी ने बीजेपी को एक समय में एक्सेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ही दी थी। ममता बनर्जी ने ही जब कांग्रेस तोड़ करके अपनी टीएमसी बनाई, तो पहली बार उन्हीं के सहयोग से वहां बीजेपी का पहला एमपी बना था। उसके बिल्कुल बाद ठीक। में ममता बनर्जी बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रही। ममता बनर्जी आरएसएस के साथ सदैव रही। और ममता बनर्जी ने खुद बीबीसी के इंटरव्यू में कहा था कि वो जो है स्वाभाविक, क्या है, नेचुरल एलाई है उसकी, बीजेपी की। चलो फिर और आज उसी बीजेपी ने ममता बनर्जी का पत्ता काट हाँ, दिया फिर से। उसी ने निपटा दिया। उन्होंने ही उसे लाके कांग्रेस को खत्म करके और लेफ्ट को खत्म करके उन्होंने बीजेपी को एक्सेस दी थी, और अब उस बीजेपी ने उन्हें निपटा दिया। बिल्कुल यही ठीक। स्थिति कमोबेश वहां पर है। वहां कांग्रेस ने समय रहते ये बात जान ली, और इस कारण से वो उस पर उन्होंने काम किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो वहां एक्सेस दे रहे थे, यहां पर भी एक सुन लीजिए। पिनराई विजयन के ही समय पहली बार वहां पर बीजेपी का एमएलए जीता। पिनराई विजयन के ही समय में पहला एमपी जीता। पिनराई विजयन के ही समय में पहली बार वहां नगर निगम जीता। नगर निगम आपके यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और उसके बाद में वहां की कैपिटल का वो, जो कि वो था लेफ्ट के ही पास था, तो वो उन्होंने सौंप दिया। उसके बाद में वो इस तरह से चल रहे थे कि कांग्रेस नहीं आए, बाकी हम आप बिल्कुल मिलके ठीक। कर लेंगे। इस कारण से वहां की जनता ने उनको नकारा है। बिल्कुल ठीक हो गया अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका। काफी तफसीलन आज आपसे गुफ्तगू हुई है, फिर किसी दिन आपसे वक्त लेंगे और बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, अजय शुक्ला साहब भारत से हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।